लालची किसान। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जहां एक ओर दरबारियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र चलते रहते, वहीं बीरबल की सूझबूझ सम्राट को बार बार चौंका देती थी। पर आज की कहानी साधारण नहीं। ये है एक ऐसे किसान की जो इतना लालची था कि उसका लालच पूरे राज्य में तूफान ला सकता था। आगरा की एक छोटी सी बस्ती रूपगढ़, जहां अधिकतर किसान ही बसते थे, वही एक किसान था। नाम था गोपाल। दूसरों की नजर में वो सीधा सादा किसान था, पर भीतर ही भीतर वो इतना लालची था कि खेत में बीज बोने से पहले सोचता, कैसे ऐसा अनाज उगाऊं जो सिर्फ राजा के महल में बिके। गोपाल का खेत बाकी किसानों की तरह ही था। मिट्टी सूखी, पानी की कमी, लेकिन फिर भी उसका खेत हर साल लहलहाता रहा। किसान चकित रहते, पर गोपाल कहता, ईश्वर की कृपा है। लेकिन एक रात गांव के बुजुर्ग लक्ष्मीचंद ने उसे अपने खेत में किसी अनजान व्यक्ति से मिलते देखा। अंधेरे में कुछ बीज लिए, कुछ अजीब चमकदार बीज जो आम नहीं थे। कुछ ही महीनों में गोपाल का खेत सोने की तरह चमकने लगा, पर वो चमक अनाज की नहीं थी। खेत से रात को अजीब रोशनी निकलती। गांव के बच्चे कहते, वो खेत जादुई है। बीरबल को जैसे ही ये खबर लगी, उसने अकबर को बताया। पर अकबर हंसकर बोले, एक किसान जादू कर रहा है, ये तो कोई बचकानी बात हुई। बीरबल चुप रहा, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। अगली सुबह वो वेश बदलकर रूपगढ़ पहुंच गया। बीरबल एक बूढ़े व्यापारी के भेष में गोपाल से मिलने पहुंचा और कहा, मैंने सुना है तुम्हारे खेत में ऐसा अनाज उगता है जो बीमारियों को ठीक कर देता है। मुझे खरीदना है। गोपाल मुस्कराया, जो लोग मेरे अनाज को छूते हैं उनका भाग्य बदल जाता है, पर यह सस्ता नहीं। बीरबल बोला, मूल्य जो चाहो दूंगा, पर पहले देखना है। गोपाल ने एक संदूक से कुछ सुनहरे दाने निकाले, और जैसे ही बीरबल ने उन्हें छुआ, एक अजीब सी सहरन उसके हाथों से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ी। बीरबल को समझ आ गया कि ये साधारण बीज नहीं। उन्होंने एक बीज को चुपके से अपनी पगड़ी में छिपा लिया और वापस राजधानी लौट गए। बादशाह को बीरबल ने कुछ नहीं बताया, बस एक रासायनिक शोधकर्ता को बुलाया और बीज की जांच करवाई। निष्कर्ष चौंकाने वाला था। ये बीज किसी धातु मिश्रण से ढके हुए थे, जो मिट्टी में घुलकर एक विशिष्ट रसायन छोड़ते थे, जिससे भूमि का रंग, फसल की चमक और उसकी गंध तक बदल जाती थी। परंतु उस रसायन का एक साइड इफेक्ट भी था। वो भूमि को धीरे धीरे बंजर बना देता था। बीरबल अब समझ चुके थे कि गोपाल एक रहस्य छुपा रहा है। पर यह रसायन उसे मिला कहां से? अकबर को जब बीरबल ने यह सब बताया, उन्होंने तुरंत दरबार में गोपाल को बुलाने का आदेश दिया। पर जब सिपाही गोपाल को लेने पहुंचे, उसका घर खाली था। सब कुछ अस्त व्यस्त, जैसे कोई भागते वक्त जल्दबाजी में कुछ छोड़ गया हो। बीरबल को उसकी झोंपड़ी के कोने में एक पुरानी पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, नालंदा की गुप्त सुरंग में जो बीज छुपे हैं, वे धरती को सींच नहीं पीते हैं, पर जो उन्हें काबू में रखे वो सम्राट से भी बड़ा बन सकता है। बीरबल अब जान चुके थे, ये सिर्फ लालच की बात नहीं। गोपाल को नालंदा के किसी रहस्य तक पहुंच मिली थी, और हो सकता है वो किसी बड़ी साजिश में शामिल हो। इसी बीच दरबार में एक नया चेहरा दाखिल हुआ। नाम था माधव, जो खुद को गोपाल का भतीजा बताता था। उसने कहा, मामा जंगल में गए थे कुछ खोजने और तभी से लौटे नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक संदूक सौंपा था जो सिर्फ सच्चे इंसान के सामने ही खुलेगा। बीरबल ने संदूक देखा। उस पर कोई ताला नहीं था, पर कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा था। बीरबल रात को जब अकेले उस संदूक के पास बैठा, तो उसने धीरे से कहा, अगर ये सच्चाई से खुले तो मुझे दिखा कि गोपाल कहाँ है। और अगले ही पल संदूक से एक मंद रोशनी निकली और उसके भीतर एक मानचित्र उभर आया, जो सीधा नालंदा की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल मुस्कराया, तो खेल अभी शुरू हुआ है।
बीरबल ने उस संदूक से प्राप्त मानचित्र को बार बार देखा। उसमें बिहार के पुराने हिस्से में स्थित नालंदा की ओर एक पतली सी सुरंग दिखाई दे रही थी। नालंदा, जो अब वीरान और खंडहर बन चुका था, कभी ज्ञान का महासागर था, पर अब वहां जाने से लोग डरते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब सी आवाजें आती है। कुछ कहते वहां कोई गुप्त संप्रदाय अब भी सक्रिय है। बीरबल ने सफर की तैयारी की, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपने एक पुराने मित्र जासूस ताज मोहम्मद और एक गुप्त सैनिक रणधीर को साथ लिया। माधव भी जाने की जिद करने लगा। पहले तो बीरबल ने मना किया, लेकिन फिर सोचा यदि गोपाल तक पहुंचना है तो माधव की मदद जरूरी है। 5 दिन का लंबा सफर, और फिर वो खंडहर सामने था। पर जो सबसे अजीब बात थी, नालंदा की दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो गोपाल के बीजों पर थे। एक गोल चक्र जिसमें 4 बिंदु और बीच में एक उल्टा त्रिकोण। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं। बीरबल बुदबुदाया। रात होते ही उन्होंने उस मानचित्र के अनुसार एक पुराने पुस्तकालय के तहखाने में खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों में एक पत्थर की पटिया दिखी जिस पर संस्कृत में खुदा था, जो ज्ञान को लालच से छुए वो स्वयं को खो देगा। पत्थर को हटाते ही नीचे एक संकरी सुरंग खुल गई। बीरबल, रणधीर और ताज मोहम्मद नीचे उतर गए, जबकि माधव को ऊपर निगरानी के लिए छोड़ा। सुरंग संकरी और नम थी। अंदर अजीब सी सीलन भरी खुशबू थी। दीवारों पर मशालें थी, जैसे अभी हाल में जलाकर छोड़ी गई हों। इसका मतलब कोई यहां अभी तक आता है। कुछ दूर चलने के बाद एक कक्ष आया जिसमें 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक प्रश्न लिखा था। तुम किसे चुनोगे, सत्य या लाभ? ज्ञान किसका अधिकार है? कब जलता है दीपक, जब तेल होता है या जब बाती बुझती है? जो अनाज खिला दे वो जहर भी बन सकता है। क्यों? बीरबल ने तीसरे द्वार को चुना। दीपक की बात। दरवाजा अपने आप खुल गया। कक्ष के भीतर एक मंडप था। बीच में एक बड़ा सोने का बीज रखा हुआ। जैसे ही बीरबल ने उसे छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, जो बोता है वही काटता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि गोपाल कहाँ है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां। तो अपनी लालसा त्याग दो और अपने विचारों की बलि दो, तभी द्वार खुलेगा। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर अपने पास की तलवार नीचे रख दी और घुटनों पर बैठ गया। तभी छत से एक छिद्र खुला और एक झीनी सी रोशनी उसके ऊपर पड़ी, और फिर सामने की दीवार एक घूमती हुई सुरंग में बदल गई। घूमती सुरंग के अंत में बीरबल, ताज मोहम्मद और रणधीर एक गुप्त सभागार में पहुंचे, जहां 5 लोग घेर कर बैठे थे, चेहरे पर नकाब। उनमें से एक की आवाज पहचानी सी लगी, गोपाल। बीरबल, तुम अंततः पहुंच ही गए। क्या तुम समझ पाए कि ये बीज क्या है? बीरबल चौंक गया, तो तुम इस समाज के सदस्य हो? गोपाल हंसा, नहीं बीरबल, मैं इसका निर्माता हूं। गोपाल ने नकाब हटाया। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा गांव में था। उसकी आंखों में पीलापन था, चेहरा जले जैसा, और हाथों की नसें उभरी हुई थी। ये बीज प्राचीन विज्ञान से बनाए गए हैं। ये इंसान की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, पर इनकी कीमत है। आत्मा की जड़ें सूख जाती है। मैंने चुना था, और अब तुम भी चुने गए हो। बीरबल ने पूछा, क्या यही तुम्हारा उद्देश्य था, लालच फैलाना? नहीं, गोपाल बोला, राजा की सत्ता को चुनौती देना। गोपाल ने बताया कि वो असल में नालंदा के अंतिम छात्रों में से एक के वंशज था। उसके पूर्वजों ने एक समाज बनाया था, अग्नि संप्रदाय, जो सत्ता में बैठे लोगों को सत्य की परीक्षा देने के लिए चुनते थे। राजा अकबर भले ही न्यायप्रिय हो, लेकिन सत्ता ने उसे अंधा कर दिया है। मैं चाहता हूं कि राज्य की नीतियां शोषितों के हाथों में हों, न कि राजमहलों के। बीरबल को पहली बार लगा कि मामला सिर्फ लालच का नहीं, ये राजनीतिक और दार्शनिक विद्रोह है। तुम बीज बेचते हो
और फिर जमीन बंजर कर देते हो। क्या ये न्याय है? नहीं, गोपाल बोला, ये चेतावनी है। बीरबल को प्रस्ताव दिया गया, अगले पूर्णिमा पर हम सम्राट को आमंत्रित करेंगे। वो यहां आएंगे और यदि वे हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बीज उन्हें सौंप दिए जाएंगे, वरना ये बीज पूरे राज्य में बिखरा दिए जाएंगे, जिससे राज्य की सारी भूमि बंजर हो जाएगी। बीरबल को केवल 3 दिन मिले तय करने के लिए कि वो अकबर को यहां लाए या नहीं। बीरबल ने समय मांगा और गोपाल ने कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो राजा को यहां लाओ या खुद सम्राट बनो। बीरबल राजधानी लौटा, मगर वो चुप रहा। उसने अकबर को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने गुप्त रूप से एक गुप्त बैठक बुलाई। तांत्रिक, वैज्ञानिक, इतिहासकार और एक पुराने साधु को बुलाकर पूछा, क्या लालच को मिटाया जा सकता है बिना सत्ता को छुए? तब साधु ने कहा, जिस बीज में ज्ञान और त्याग हो वही वटवृक्ष बनता है। तुम बीज को नष्ट कर सकते हो या उसमें नए संस्कार भर सकते हो। बीरबल ने तय कर लिया, वो न तो गोपाल का साथ देगा, न ही अकबर को खतरे में डालेगा। वो एक तीसरा रास्ता बनाएगा। पूर्णिमा की रात बीरबल अकेले नालंदा पहुंचा। इस बार उसके पास एक नया संदूक था। उसमें वो बीज थे जिन्हें उसने खुद पुनः रचना कराया था। सभागार फिर सजाया गया। गोपाल, उसके अनुयायी और अब की बार माधव भी उनमें से एक बन चुका था। बीरबल चौंका, लेकिन शांत रहा। गोपाल बोला, तो राजा आए? नहीं, बीरबल बोला, पर उनकी सोच आई है। और उसने वो संदूक आगे बढ़ाया। गोपाल ने जैसे ही बीज उठाए, वो एक एक कर काले पड़ने लगे। गोपाल गुस्से में चीखा, ये क्या? ये वो बीज है, बीरबल बोला, जो सत्य से पनपते हैं लेकिन लालच में जल जाते हैं। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी विद्रोह था। बीरबल, ये अंत नहीं। तुम्हारा एक विश्वासघात पूरी सल्तनत को भीतर से खा जाएगा। माधव अब मेरा उत्तराधिकारी है। बीरबल ने माधव की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें अब वैसी ही थी जैसे गोपाल की थी। क्या तुम? बीरबल ने पूछा। माधव बोला, अब बीज मेरे हैं और मैं जानता हूं तुमने जो शुरू किया है वो मैं पूरा करूंगा। अगली सुबह माधव को गोपाल का एक पत्र मिला, एक स्याही से लिखा हुआ, जिसकी स्याही हरे रंग की थी और जिस पर हल्की गर्माहट थी। पत्र में लिखा था, जिस बीज को तुमने उठाया है वो बोया नहीं जा सकता जब तक तुम सर्प से न हारो और सीढ़ी से न चढ़ो। माधव इसे कोई पहेली समझ रहा था, पर तभी बीज चमकने लगा और उसके सामने एक हल्का नीला द्वार उभरा, जो धीरे धीरे खंडहर की दीवार में समा गया। जैसे ही माधव ने द्वार पार किया, वो एक अंधकारमय सुरंग में जा पहुंचा। वहां 2 मूर्तियां थी, एक सांप की, एक सीढ़ी की। बीच में एक शिला जिस पर लिखा था, पहले डसवा फिर चढ़ना, तभी सच्चा स्वामी बनना। माधव समझ चुका था, ये प्रतीकात्मक नहीं, असली परीक्षा है। सांप असली था, और जैसे ही माधव ने उसके पास कदम बढ़ाया, वो फुफकारा। लेकिन माधव ने बीज अपने हाथ पर रखा और सांप के पास बढ़ा दिया। सांप ने बीज को सूंघा और फिर तेजी से माधव की कलाई पर डस लिया। दर्द असहनीय था। माधव गिर पड़ा, पर तभी शिला के पास से एक नीली रोशनी निकली और उसकी कलाई पर एक चिन्ह बन गया, वही त्रिकोण जिसमें 4 बिंदु। तुमने पहली परीक्षा पार की। एक गूंजती आवाज आई, अब चढ़ो, पर हर सीढ़ी एक निर्णय है और हर निर्णय एक उत्तरदायित्व। सीढ़ी कोई साधारण सीढ़ी नहीं थी। हर पायदान पर एक द्वार था और हर द्वार के पीछे एक सत्य छिपा था। एक दृश्य उभरा, एक किसान भूखा बैठा था और महल में दावत चल रही थी। माधव को पूछा गया, क्या राजा को सबके पहले खाना चाहिए या सबसे अंत में? माधव बोला, राजा को तब खाना चाहिए जब सबका पेट भर जाए। द्वार खुल गया। एक दुष्ट व्यापारी जहर मिला अनाज बेच रहा था,
लेकिन धर्मगुरु उसे चुपचाप आशीर्वाद दे रहे थे। माधव बोला, जो चुप रहे वो भी अपराधी है। द्वार खुल गया। इस बार कोई उत्तर न देकर माधव चुप रहा। द्वार खुद ब खुद खुल गया और जब वो अंतिम पायदान पर पहुंचा, वो बाहर निकल चुका था। लेकिन अब वो नालंदा के खंडहर में नहीं, दिल्ली के पुराने किले के नीचे था। इस गुप्त सुरंग में एक सभागार था, जहां एक बुजुर्ग पुरुष बैठे थे, लंबे सफेद बाल, काले वस्त्र, और उनके पास वही संदूक था जो बीरबल लाया था। तो तुम हो माधव, उन्होंने कहा। आप कौन हैं? हम वो हैं जो पहले गोपाल को मिले, फिर बीरबल को परखा और अब तुम्हें देखना चाहते हैं। हम हैं विचारधारी, सत्ता के समीक्षक। हमारी नजर सदियों से हर सम्राट पर रही है। आप मुझे क्यों परख रहे हैं? क्योंकि तुम शायद वो हो जो इस बार बीज बोएगा पर सत्ता को खाद नहीं बनाएगा। इसी दौरान बीरबल को दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली। माधव अब विचारधारी समाज के संपर्क में है। यदि समय रहते उसे न रोका गया तो वो जनता का नया चेहरा बन सकता है और सम्राट का साया छोटा पड़ सकता है। बीरबल के लिए यह संकट था। क्या उसे माधव को नष्ट करना होगा या उसे सम्राट के साथ लाना होगा? उसने एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें खुद अकबर भी वेश बदल कर आए। अकबर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर कोई जनता से ऊपर जनता के लिए बोले तो क्या वो हमारा दुश्मन है? बीरबल चुप रहा। फिर बोला, नहीं, पर अगर वो बीज को हवा दे तो आग भी लग सकती है। माधव अब विचारधारी समाज के परीक्षणों में सफल हो रहा था। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में एक अजीब खबर फैली। गांवों की जमीन सूख रही है, खेतों में फसल नहीं हो रही। वजह, वे रहस्यमय बीज जो कभी गोपाल ने फैलाए थे, अब गुप्त रूप से कई व्यापारियों के हाथ लग चुके थे। बीज फैलाए जा रहे थे जानबूझकर। किसी ने गोपाल की तकनीक चुरा ली थी और अब उसका इस्तेमाल बाजार में करने लगा था। कहीं न कहीं एक नया खिलाड़ी सामने आ रहा था, जो न गोपाल था, न बीरबल, न ही विचारधारी समाज। बीरबल को एक दस्तावेज हाथ लगा, एक कोडवर्ड सतायन उसमें लिखा था। जब बीजों से खून की गंध आए, समझो सत्ता नई बोई जा रही है। सतायन नामक ये गुट आधुनिक, गुप्त और बेहद शक्तिशाली अब इन बीजों को पूरे भारत में फैला रहा था। इनका उद्देश्य स्पष्ट था, राजनीतिक तख्तापलट। पर कौन थे और क्या गोपाल इसका हिस्सा था, या ये भी उसे धोखा दे रहे थे? माधव को एक रहस्यमय निमंत्रण मिला, दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार पर आधी रात को पहुंचने के लिए। वहां एक घूंघटधारी महिला उसका इंतजार कर रही थी। मैं गोपाल की पत्नी हूं, उसने कहा। माधव, क्या तुम जानते हो, गोपाल ने जो बीज बनाए वे तुम्हारे लिए नहीं थे। वो तुम्हारे भीतर से कुछ निकालना चाहता था, शुद्धतम सत्ता की भूख। क्यों? माधव ने पूछा। क्योंकि जो सत्ता को संभाले बिना उससे लड़े, वही असली राजा होता है। और बीरबल? माधव ने पूछा। वो तुम्हें अपनी जगह बैठाना चाहता है, लेकिन तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम विचारधारी बनोगे या सतायन? माधव, बीरबल और एक रहस्यमयी सतायन एजेंट, तीनों अब एक त्रिकोण की 3 दिशाओं पर हैं। बीज अब सिर्फ कृषि का प्रतीक नहीं, ये एक वैचारिक हथियार है। एक तरफ बीरबल जो संतुलन चाहता है, दूसरी तरफ सतायन जो पूर्ण क्रांति, और बीच में माधव जो या तो भविष्य का राजा बनेगा या सबसे विनाशकारी बीज। माधव अब नालंदा की गुप्त ज्ञान परंपरा, गोपाल के बीजों की विरासत और विचारधारी समाज के दर्शन को अपने भीतर समेट चुका है। बीरबल उसे सत्ता की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, लेकिन एक नया गुट सतायन भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए उन्हीं बीजों का उपयोग कर रहा है। अब 3 शक्तियां आमने सामने हैं, बीरबल और सम्राट अकबर, विचारधारी समाज और माधव। सतायन एक अज्ञात गुट जिसका उद्देश्य है सत्ता का पूर्ण पुनर्गठन। दिल्ली की हवा में कुछ बदला हुआ था। गांवों से खबरें आ रही थी कि कुछ जगहों पर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं
और वे खेत में काम करते हुए बेहोश हो जाते हैं। शोध करने पर पता चला वे खेतों में वही बीज बोए गए थे जो गोपाल ने रचे थे। बीरबल अब परेशान था। ये कोई नई साजिश है, उसने ताज मोहम्मद से कहा। सिर्फ खेतों में नहीं, अब यह मानसिक जहर बन चुका है। उसी समय विचारधारी समाज ने माधव को दिल्ली बुलाया। अब समय है कि तुम सभा में सत्य को कहो, वरना झूठ तुम्हारा चेहरा पहन लेगा। माधव को 3 प्रस्ताव मिले। बीरबल का प्रस्ताव, दरबार में आओ, राजा तुम्हें शाही मंत्री बना देंगे। इससे तुम नीति बना सकोगे और बीजों को नियंत्रित करने का कानूनी हक तुम्हारे पास होगा। विचारधारी समाज का प्रस्ताव, हम तुम्हें गुरुपद देंगे। तुम जनता में जाकर आंदोलन शुरू करो और जो बीज फैल रहे हैं उन्हें प्रतीक बना दो जागरण का। राजा और मंत्री खुद नीचे आ जाएंगे। सतायन का गुप्त प्रस्ताव, एक कोडित पत्र, अगर तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो मिट्टी को बांधो नहीं, उसे उल्टा करो। बीज सिर्फ बोने के लिए नहीं, उखाड़ने के लिए भी होते हैं। बीरबल ने माधव को एक गुप्त स्थान पर बुलाया, यमुना किनारे एक छिपी हुई गुफा में। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बीरबल ने पूछा। विश्वास की खेती नहीं होती, बीरबल, माधव बोला, पर तुम्हारी बुद्धि की इज्जत जरूर है। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मुझे पता है सतायन तुमसे संपर्क कर चुका है, तो क्या अब तुम मुझे खतरा मानते हो? मैंने तुम में एक नेता देखा था, पर अब मैं देख रहा हूं एक बीज जो खुद नहीं जानता कि उसमें से कांटे निकलेंगे या वृक्ष। माधव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास दिशा। सत्ता अगर बिन संस्कार हो तो वो सतायन से अलग नहीं। माधव को एक बार फिर नालंदा बुलाया गया। इस बार कोई सुरंग नहीं, कोई द्वार नहीं, सिर्फ एक कुआं। उसमें झांकते ही उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, पर वो वृद्ध था, क्रूर था। ये तुम्हारा भविष्य है, यदि तुम सत्ता लो पर त्याग न करो। एक रहस्यमय स्वर गूंजा। और अगर मैं इनकार कर दूं? माधव ने पूछा। तो सतायन तुम्हारा मुखौटा पहन लेगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। बीरबल की जासूसी से एक नाम सामने आया, रजा खान, जो सतायन का प्रमुख रणनीतिकार था। रजा पहले अकबर के दरबार में एक विद्वान था, जिसे अत्यधिक क्रांतिकारी विचारों के लिए निर्वासित कर दिया गया था। उसका लक्ष्य था खेतों को हथियार बनाना, किसानों को सेना बनाना और सरकार को गिराकर जनसत्ता स्थापित करना। रजा खान ने एक नया बीज तैयार किया था, जो सिर्फ 15 दिनों में फसल दे सकता था, लेकिन उस खेत को 3 साल तक अनुपयोगी बना देता था। लोग भूख मिटाएंगे, फिर मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, उसने अपने सहयोगियों से कहा। अकबर अब तक चुप था, लेकिन उसने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें माधव को मारना पड़े तो क्या तुम मार दोगे? बीरबल चौंका। सम्राट, हर राजा को कभी न कभी बीज काटने होते हैं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर एक तूफान उठ चुका था। 3 दिन बाद एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां बीरबल, माधव और रजा खान छद्म में उपस्थित थे। सभा में हजारों किसान, व्यापारी, सेनापति और विचारक मौजूद थे। माधव ने मंच पर कदम रखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं आज कोई पद नहीं मांगता, मैं आज कोई क्रांति नहीं करता, मैं आज सिर्फ वो करना चाहता हूं जो बीज करता है, छू कर बदल देना। वो आगे बढ़ा और एक बीज हवा में उछाला। वो बीज अचानक हवा में जलने लगा। उसमें से धुआं निकला और उसमें लिखा था, लालच मिटेगा जब विश्वास बोया जाएगा। सभा में एक पल को सन्नाटा था। फिर तालियां, फिर नारे, और वहीं किसी कोने में रजा खान मुस्करा रहा था। शुरुआत हो चुकी है। रात को बीरबल अकेले माधव से मिला। क्या तुमने बीज में कुछ डाला था? उसने पूछा। हां, बीज अब सिर्फ बीज नहीं रहे, वे अब विचार है, और अगर कोई उन्हें जहर बना दे? माधव बोला,
तो जहर ही दवा बनेगा। अगर बोने वाला सही हो। बीरबल कुछ नहीं बोला, पर उसने मन ही मन तय कर लिया, अब ये युद्ध विचारों का है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली की हवा अब कुछ भारी भरकम लग रही थी। नालंदा की खंडहरों से निकलकर अब सत्ता की बिसात दिल्ली के किले में बिछ चुकी थी। माधव, जो किसान का बेटा था, अब जनता का चेहरा बन चुका था। बीरबल, जिसने सालों की चतुराई और अनुभव से सत्ता के खेल को समझा था, अब उस खेल में माधव के साथ या उसके खिलाफ खड़ा था, ये तय नहीं था। सतायन गुट की चालें दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। उन्होंने अपनी छिपी हुई जालसाजी से कई गांवों के बीज बदल दिए थे, जिससे न केवल फसलें खराब हो रही थी, बल्कि किसानों के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी फैल रही थी। माधव का मन गहरा उलझा हुआ था। वो बीरबल की सलाहों के बीच खुद को खोज रहा था। बीरबल अपने दरबार में अकेले बैठा था। उसकी आंखों में गहरे विचार थे। माधव को अब सचमुच समझना होगा, सत्ता का मतलब सिर्फ सिंहासन नहीं, जिम्मेदारी भी है, उसने कहा। उसी वक्त एक संदेश आया। सतायन ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों में एक गुप्त सभा बुलाई थी, जहां वे अपने नए मिशन की घोषणा करने वाले थे। बीरबल ने तुरंत माधव को इस बात की सूचना दी। माधव ने तय किया कि वो खुद जाकर इस सभा का रहस्य समझेगा। संध्या का समय था। दिल्ली के एक पुराने किले के भीतर, जहां घुप अंधेरा था, एक भीड़ जमा थी। माधव वहां पहुंचा, पर उसे तुरंत पहचान नहीं किया गया। उसने छुपा हुआ कपड़ा पहना था। सभा की शुरुआत हुई। एक अंधेरे मंच पर एक व्यक्ति ने कदम रखा। उसकी आवाज कठोर थी। ये बीज हम बोते हैं, जो सत्ता की जड़ें हिला देगा। हम किसानों के अधिकारों के लिए हैं, पर इसके लिए सच्चाई को जानना होगा। सतायन एक नई दुनिया का आह्वान है। माधव ने महसूस किया, यहां सिर्फ बीज की बात नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की बात हो रही है। सभा खत्म होने के बाद माधव के पास दो विकल्प थे। पहला, सतायन के साथ जुड़कर इस क्रांति को नई दिशा देना। दूसरा, बीरबल और सम्राट अकबर की योजना के तहत व्यवस्था बनाए रखना। माधव के दिल में उथल पुथल थी। वो समझता था कि सत्ता का बीज न केवल जमीन पर बोया जाता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी। कुछ दिन बाद बीरबल ने माधव के लिए एक गुप्त सूचना भेजी। तुम्हारे करीब एक व्यक्ति है जो तुम्हें धोखा दे रहा है। माधव ने अपने आसपास देखा, पर भरोसा करने वाला कौन? उसके सबसे करीबी सहयोगी, जिनके साथ उसने सैकड़ों फैसले लिए थे, उनमें से कोई था। क्या वो दगा कर सकता था? सस्पेंस बढ़ रहा था। माधव को फिर वही महिला मिली, गोपाल की विधवा। वो बोली, सत्ता की राह आसान नहीं। हर कदम पर साये और भी गहरे होते हैं। तुम्हें सतायन और बीरबल दोनों से सावधान रहना होगा। माधव ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि कौन मेरा सच्चा साथी है? उसने मुस्कुराकर कहा, जब बीज फूटा नहीं, तब उसे देख पाना आसान नहीं होता, पर वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बीबी बीरबल के कानों तक एक खबर पहुंची कि कुछ दरबारी उसे धोखा दे रहे हैं। बीबी ने कहा, यह सत्ता का खेल है, जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल होती है। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो माधव से खुलकर बात करेगा, पर दिल्ली की गलियों में कहीं उसकी खबर फैल गई थी। गांवों में अब किसानों का एक नया संगठन बन रहा था। वे चाहते थे कि सत्ता उनके हितों के लिए काम करे। माधव ने गांव जाकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा, हम बीज से उम्मीद लगाते हैं, पर यह लालच का बीज है या विश्वास का? माधव ने मन ही मन कहा, यह फैसला अब मेरा है। दिल्ली के किले की छत पर माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा तीनों खड़े थे। उनके सामने फैला था दिल्ली का विस्तृत नगर, जहां हर गली, हर बाजार, हर किसान का जीवन एक कहानी थी। माधव ने कहा, क्या हम बीज बोना चाहते हैं जो देश को जोड़ सके या जो उसे तोड़ सके? बीरबल ने उत्तर दिया, ये बीज तभी अंकुरित होगा जब हम सब मिलकर इसे सही दिशा दें। गोपाल की विधवा मुस्कुराई,
पर उसकी आंखों में कहीं एक अनसुलझा राज छिपा था। दिल्ली की गलियां अब भी अंधेरे और चमकदार दोनों थी। जहां एक ओर नए बीज के सपने उग रहे थे, वहीं दूसरी ओर साजिशें और राज छुपे हुए थे। माधव की सोच गहरी हो चली थी। उसके चारों ओर दोस्त, दुश्मन और धोखेबाजी का जाल बिछा हुआ था। उसे पता था कि सत्ता का खेल केवल युद्ध नहीं, बल्कि विश्वास की भी परीक्षा है। एक रात माधव के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर छाया का पर्दा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन कभी सामने नहीं आया। माधव ने सवाल किया, तुम कौन हो? क्या तुम सतायन से हो? उसने हंसकर जवाब दिया, मैं उससे भी परे हूं। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में कई घटनाएं हुई। किसानों के संगठन में फूट, बीरबल के भरोसेमंद दरबारी का गायब होना और अकबर की स्वास्थ्य में गिरावट। माधव को एहसास हुआ कि अब वो अकेले नहीं, बल्कि कई अज्ञात ताकतों के बीच फंसा है। गोपाल की विधवा ने माधव को एक गुप्त जगह पर बुलाया। वहां उसने एक पुराना दस्तावेज दिखाया, जिसमें लिखा था कि सत्ता का असली बीज कहीं और है, और वो बीज सत्ता के खेल को हमेशा बदल सकता है। उसने कहा, ये वो रहस्य है जो न सतायन जानता है, न बीरबल, न तुम। लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। माधव अब उस मोड़ पर था जहां हर कदम पर सतर्क रहना था। उसे तय करना था कि क्या वह उस नए बीज को बोए जो भरोसा और विकास लाए, या फिर पुराने बीजों की तरह लालच और विवाद फैलाए। पर उस बीज का असली स्वरूप अभी भी पहेली बना हुआ था। कहानी के आखिरी दृश्य में माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा एक गुप्त कमरे में बैठकर उस दस्तावेज को देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता, उम्मीद और अनिश्चितता साफ झलक रही है। माधव ने कहा, क्या ये सच में वो बीज है जो सब कुछ बदल सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो इसे संभालना होगा बहुत सावधानी से, वरना ये सत्ता के लिए विनाशकारी हो सकता है। गोपाल की विधवा ने आखिरी शब्द कहे, सत्ता के इस खेल में हर बीज अपनी कीमत मांगता है, पर क्या हम उस कीमत चुकाने को तैयार हैं? दिल्ली के किले में दिन भर की हलचल के बाद शाम का वक्त था। माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा तीनों एक साथ बैठे थे। तीनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सत्ता की जटिल परतों के पीछे कौन है असली मास्टरमाइंड? अगर सतायन सिर्फ एक गुट नहीं, बल्कि एक जाल है, माधव ने कहा, तो हमें सबसे पहले इस जाल को समझना होगा। बीरबल ने चुटकी ली, और याद रखो, जाल में फंसे मछली की तरह लड़ना सही नहीं, बल्कि शांत पानी में बहना जरूरी है। गोपाल की विधवा ने एक पुराना दस्तावेज सबके सामने रखा। यह दस्तावेज न केवल बीजों की परंपरा की चाबी है, बल्कि सत्ता के असली किले का नक्शा भी। दस्तावेज में कुछ कोडेड संदेश थे, जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। माधव ने कहा, यह सिर्फ खेती और सत्ता का खेल नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े राज की कुंजी हो सकती है। अचानक बीरबल के एक करीबी सहयोगी पर हमला हुआ। यह साफ था कि किसी ने सत्ता के खेल में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की थी। माधव ने सोचा, सत्ता के इस खेल में कोई भी सुरक्षित नहीं। माधव की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सतायन से जुड़ा था, लेकिन उसका मकसद बिल्कुल अलग था। उसने कहा, सच्चाई वो नहीं जो दिखती है, सतायन एक नकाब है। तीनों ने मिलकर दस्तावेज की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया, लेकिन हर कदम पर नए सवाल थे, और जो जवाब मिले वे नई पहेलियों की शुरुआत थे। कहानी के अंत में माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा एक पुराने किले की छत पर खड़े थे। नीचे दिल्ली की रोशनी और ऊपर आसमान की गहरी छाया। माधव ने पूछा, क्या हम सच में तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो दस्तावेज में छुपी है? बीरबल मुस्कराया, तैयार होना तो शुरुआत है, बाकी तो रास्ता खुद बताएगा। गोपाल की विधवा ने कहा, अब ये बीज है तुम्हारे हाथ में, इसे कहाँ बोना है ये तुम्हें तय करना है।
दिल्ली के किले के एक सन्नाटे भरे कमरे में माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा दस्तावेज पर विचार कर रहे थे। दस्तावेज पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे जो किसी कोड भाषा की तरह लग रहे थे। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बीरबल ने कहा। यह शायद सत्ता की सबसे गहरी परतों को खोल सकता है। माधव ने पूछा, पर इसको समझना इतना मुश्किल क्यों है? गोपाल की विधवा ने धीमे से कहा, क्योंकि इस दस्तावेज में छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानना मतलब अपनी जिंदगी दांव पर लगाना है। तीनों ने तय किया कि वे दस्तावेज की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेंगे। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था और हर मोड़ पर खतरा छिपा था। माधव ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें सतायन गुट से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली दाव अभी बाकी है। माधव के अंदर ख्यालों का तूफान था। उसके सबसे करीबी सहयोगी पर शक होना शुरू हो गया था। क्या कोई मेरे साथ धोखा कर सकता है? वो सोचता रहा। गोपाल की विधवा ने उसे समझाया, सत्ता के इस खेल में दोस्त और दुश्मन की सीमा बहुत पतली होती है। एक रात माधव को एक अनजान स्थान से एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, सच का सामना करना आसान नहीं, पर बिना सच के कोई जीत नहीं। एक पुराना मित्र। माधव ने सोचा, ये संदेश किसने भेजा और क्या मैं उस पुराने मित्र पर भरोसा कर सकता हूं? माधव के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता सत्ता की चालाकियों को अपनाकर उसे मजबूत बनाना, दूसरा रास्ता जनता की सेवा करते हुए नए सिरे से बदलाव लाना। पर वो रास्ता चुनना आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर उसके सामने सवाल थे। माधव ने देखा कि उसके आसपास कुछ चेहरे नए और अजनबी थे। वे सतायन के भी लगते थे और किसी और गुप्त संगठन के भी। क्या ये सब सत्ता के खेल का हिस्सा थे या कुछ और? तीनों ने मिलकर दस्तावेज पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर पन्ने पर नई पहेलियां थी। हर खुलासा एक नए सवाल को जन्म देता था। क्या सत्ता का असली बीज कोई पुरानी परंपरा है या कोई छुपा हुआ रहस्य? कहानी के इस हिस्से के अंत में माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा एक गुप्त दरवाजे के सामने खड़े थे, जो कि दस्तावेज के संकेत पर था। दरवाजे के पीछे क्या है, कोई नहीं जानता। माधव ने कहा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या हम तैयार हैं? बीरबल ने कहा, सत्ता का खेल कभी आसान नहीं होता, लेकिन डर के बिना लड़ना ही जीत है। गोपाल की विधवा ने कहा, अब ये बीज तुम्हारे हाथ है, पर उसका फल क्या होगा, समय ही बताएगा। माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा तहखाने के भीतर खड़े थे। वहां एक पुरानी धातु की एक संदूक रखी थी। संदूक पर अनगिनत गढ़े हुए चिन्ह थे, राजवंशों के प्रतीक, मगर सबसे ऊपर एक बड़ा अक्षर स खुदा हुआ था। बीरबल ने कहा, यह संदूक हमारी लड़ाई का असली बीज है। इसके अंदर छुपी चीजें केवल सत्ता को ही नहीं, बल्कि समाज के पूरे ताने बाने को बदल सकती है। माधव ने संदूक खोला। अंदर थी एक लिपिबद्ध किताब और एक चमकदार अंगूठी। यह किताब सत्ता के खेल के नियमों का पूरा राज है। बीरबल ने गंभीरता से कहा। तभी तहखाने के बाहर अचानक हलचल मची। सतायन गुट के सैनिक तेजी से उस तहखाने के आसपास आने लगे थे। गोपाल की विधवा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना ये सब खत्म हो जाएगा। माधव ने अंगूठी को ध्यान से देखा। अंगूठी के नीचे एक बेहद पुराना नक्शा छुपा था, जो राज दरबार के अंदर छुपे कई गुप्त रास्तों को दिखा रहा था। बीरबल ने कहा, यह नक्शा हमें सतायन गुट से बचाएगा और सत्ता की असली कुंजी तक पहुंचाएगा। माधव ने अपनी योजना शुरू की। हमें पहले जनता के बीच जाकर सच फैलाना होगा, तभी लालच की छाया से बाहर निकला जा सकता है। गोपाल की विधवा ने सहमति में सिर हिलाया, पर जनता को सच बताने से पहले हमें सतायन गुट को बेनकाब करना होगा। तीनों ने तहखाने से बाहर निकलते ही अलग अलग दिशाओं में काम शुरू किया। माधव ने शहर के हर गली कूचे में जाकर
लोगों को सत्ता के असली खेल से अवगत कराया। बीबी बीरबल ने साजिश के तार तोड़ने शुरू किए और सतायन गुट के खुफिया नेटवर्क को खत्म किया। गोपाल की विधवा ने महिलाओं और किसानों के बीच जागरूकता फैलाई ताकि लालच का नाश हो सके। लेकिन सतायन गुट भी खाली नहीं था। उनके मुखिया सतायन ने अपनी चालाकी से तहखाने के पास एक बड़ा जाल बिछा दिया। एक रात माधव तहखाने के पास संदिग्ध गतिविधि देखकर पहुंचा। उसे लगा कि सतायन खुद तहखाने का रहस्य लेकर भागने वाला है। माधव ने घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन ये जाल था। सतायन ने उसकी टीम के बीच फूट डाल दी। बीबी बीरबल और गोपाल की विधवा दोनों अलग अलग जगहों पर फंस गए। माधव अकेला रह गया। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त होने लगी। क्या सत्ता का बीज सच में सिर्फ लालच का ही खेल है? माधव ने खुद से सवाल किया। सतायन ने माधव को पकड़ लिया और कहा, तुम समझते नहीं, सत्ता का असली बीज तो लालच ही है। लोग लालची होते हैं और यही उनकी कमजोरी है। तुम जैसे लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, पर अंत में सत्ता का स्वाद वही चखता है जो सबसे बड़ा लालची होता है। माधव ने जवाब दिया, लेकिन यही सोच तुम्हें नीचे गिराएगी। सच्ची सत्ता तो विश्वास, एकता और न्याय में है, न कि डर और लालच में। सतायन ने हंसते हुए कहा, देखना, वक्त सब दिखा देगा। माधव के पास दो रास्ते थे। या तो वो लालच की राजनीति खेलकर सत्ता हासिल करे, या अपने सिद्धांतों पर कायम रहे, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। बीबी बीरबल और गोपाल की विधवा ने बड़ी मुश्किल से मुक्त होकर माधव की मदद की। तीनों फिर से मिले और सोचा कि क्या सचमुच सत्ता का असली बीज लालच है या विश्वास। तभी तहखाने का भूतपूर्व दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों के सामने एक गुप्त संदेश था। सत्ता की अंतिम कुंजी खो चुकी है। जो इसे पाएगा वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। तीनों ने तहखाने की गहराई में और गहराई तक जाने का फैसला किया। तहखाने की दीवारों पर एक छिपा हुआ नक्शा मिला जो सत्ता के सबसे बड़े रहस्यों की ओर इशारा करता था। पर यह भी स्पष्ट था कि उस रास्ते पर जाना आसान नहीं था और खतरा भी अपार था। माधव ने कहा, यह सत्ता का अंतिम खेल है और हम सब इसके खिलाड़ी। बीबी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खेल सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि पहचान और सिद्धांतों का भी है। तीनों सत्ता की इस पहेली के बीच खड़े थे, पर अभी कोई फैसला नहीं कर पाए थे। तभी तहखाने की दीवारों पर अचानक से चमक उठी एक प्राचीन आकृति। आकृति ने बोलना शुरू किया, जो भी सत्ता चाहता है उसे 3 रास्तों में से एक चुनना होगा। लालच का मार्ग, सत्ता पाने के लिए हर हद पार करना। विश्वास का मार्ग, सत्य और न्याय के लिए लड़ना, चाहे खुद को खोना पड़े। उपेक्षा का मार्ग, सत्ता से पूरी तरह दूर रहना और स्वतंत्र रहना। जो रास्ता चुना जाएगा वही भविष्य को आकार देगा। माधव, बीरबल और विधवा ने आपस में गहन विचार किया। हर एक के मन में अपने अपने सवाल और जवाब थे। माधव ने अंत में कहा, मैं सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए लड़ूंगा। पर यह लड़ाई लालच से नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से होगी। अगर यह संभव नहीं तो मैं सत्ता को छोड़ दूंगा। बीबी बीरबल ने कहा, मैं सत्ता के खेल को समझता हूं, पर मैं इसे अपने तरीकों से बदलने की कोशिश करूंगा, न कि लालच की राजनीति को आगे बढ़ाकर। गोपाल की विधवा ने कहा, मैं सत्ता से दूर रहना चाहती हूं, पर मैं कभी भी न्याय और सच से पीछे नहीं हटूंगी। अगर सत्ता हमें भ्रष्ट कर दे तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी। अचानक तहखाने के केंद्र में एक गहरा गर्त खुला। उसमें 3 प्रतीक, लालच, विश्वास और उपेक्षा, चमक रहे थे। तीनों को उस गर्त में उतरना था, अपने निर्णय के अनुसार। माधव ने विश्वास के प्रतीक की ओर कदम बढ़ाया। बीबी बीरबल ने सत्ता के खेल को समझते हुए थोड़ा लालच का भी हिस्सा लिया, और गोपाल की विधवा ने उपेक्षा की राह चुन ली। तीनों जब गर्त के अंदर गए तो दरवाजा बंद हो गया। बाहर से केवल एक संदेश लिखा हुआ था, सत्ता का असली बीज तुम्हारे दिलों में है,
जिसे तुम चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य होगा। पर याद रखो, लालच, विश्वास या उपेक्षा, हर रास्ता खुद में एक जंग है। अब तुम पर निर्भर है कि इसे कैसे खेलो। माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा ने अपनी अपनी राह चुनी। अब सत्ता का खेल केवल बाहरी नहीं, उनके भीतरी मन में जारी था। कहानी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि असली खेल उनके दिलों में शुरू हुआ है। यहां से कहानी आगे नहीं बढ़ती। ये अंत नहीं, एक परिपक्वता है, एक ऐसा मोड़ जहां हर पाठक अपनी सोच के अनुसार अंत कल्पना कर सकता है। सत्ता, लालच और विश्वास, ये तीनों मानव जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमेशा संघर्षरत रहेंगे। पर सबसे बड़ा खेल होता है अपने भीतर के लालच को पहचानना और उसे जीतना। जैसे ही माधव, बीरबल और गोपाल की विधवा ने अपने अपने रास्ते चुनकर गर्त में कदम रखा, अचानक तहखाने की दीवार पर एक बड़ा चमकता हुआ आईना प्रकट हुआ। आईने से तीनों की परछाइयां बाहर आई, पर वे उनकी असली परछाइयां नहीं थी, बल्कि उन तीनों के सबसे गहरे छुपे हुए लालच, डर और द्वंद्व के प्रतिबिंब थे। माधव की परछाई बोली, क्या तुम सचमुच विश्वास के मार्ग पर चल पाओगे जब सबसे बड़ा लालच तुम्हारे अंदर छुपा हो? बीबी बीरबल की परछाई मुस्कुराई, क्या तुम सत्ता के खेल से बाहर रह सकते हो जब खेल तुम्हारे हर निर्णय में बसा हो? गोपाल की विधवा की परछाई ने कहा, क्या तुम उपेक्षा की राह पर कायम रह पाओगी जब तुम्हारे भीतर न्याय की आग जल रही हो? तीनों को एहसास हुआ कि असली युद्ध बाहरी सत्ता का नहीं, बल्कि अपने भीतर की परछाइयों से है। और तहखाने का अंतिम रहस्य यही था। सत्ता का असली बीज इंसान के भीतर छुपा उसकी अपनी सोच, लालच और विश्वास है। सत्ता की इस परछाई से भागना नामुमकिन है, और इसीलिए ये कहानी खत्म होती है, पर उस युद्ध की शुरुआत होती है जो इंसान के अपने भीतर चलता रहेगा। जहां जीत होगी केवल वही जो खुद को समझ पाए।